इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कवर करना है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 कवर करना है। अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर आयंस एंड व्हाट कंडीशंस आर दे प्रोड्यूस्ड। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपने बताना है कि आयन क्या है, और फिर आपने ये भी एक्सप्लेन करना है किन कंडीशंस के तहत आयन बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दो स्पीशीज विच कैरी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आर कॉल्ड आयंस। वो स्पीशीज जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन आप यूं भी कर सकते हैं कि जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो उसके नतीजे में भी आपके पास क्या बनता है? आयन बनेगा। There are two types of ions, positive ions and negative ions. Positive ions are also called cations and negative ions are also called anions. अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यह है सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन। बेटा इन एग्जांपल्स के अलावा आप आयन की दूसरी एग्जांपल्स भी कोड कर सकते हैं जो आपने आयन वाले लेक्चर में पढ़ी थी। अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। कंडीशंस ऑफ आयन फॉर्मेशन। पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। अल्फा पार्टिकल्स आर एक्स-रेज थ्रू अ गैस। पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स, अल्फा पार्टिकल्स या फिर एक्स-रेज थ्रू अ गैस। पॉजिटिव आयंस कब बनते हैं? जब आपके पास न्यूट्रल एटम होगा, आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स फेंकेंगे, अल्फा पार्टिकल्स फेंक सकते हैं, एक्स रेज फेंक सकते हैं। तो उसके नतीजे में होता यह है जो आपका न्यूट्रल एटम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को आपने न्यूट्रल एटम पे फेंका तो आपके न्यूट्रल एटम ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से उसकी एनर्जी जो है वो हाई हो जाती है। जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनकी भी एनर्जी हाई हो गई, तो फिर आउटरमोस्ट शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके बाहर चला जाता है, जिसके नतीजे में आपका न्यूट्रल एटम पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये न्यूट्रल एटम है सोडियम मेटल। जैसे ही इसके ऊपर आप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फेंकेंगे, या आप इसे इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने सोडियम एटम को बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में से गुजारा। इसी दौरान ये जो सोडियम है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसके रिजल्ट में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव का साइन आ जाता है। स्टूडेंट्स, इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। नेगेटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू ए न्यूट्रल स्पीशी। नेगेटिव आयन कैसे बनते हैं? ये आपके पास एक न्यूट्रल स्पीशी है, जब आप एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे तो इसके ऊपर नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब ये जो है एटम से क्या चीज बन गई? आयन बन गया। थर्ड कंडीशन देखते हैं, बाय आयोनाइजेशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर। आप जब आयनिक कंपाउंड को आयोनाइज करेंगे तो उसके रिजल्ट में भी आपके पास केटायंस एंड एनायंस आएगा। जैसे NaCl इज आयनिक कंपाउंड, आपने इसे आयोनाइज करना है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। व्हाट आर आइसोटोप्स? हाउ डू यू डिड्यूस द फ्रैक्शनल एटॉमिक masses of elements from the relative isotopic abundance? Give two examples in the support of your answer. स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती चलूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, इसका आंसर ऑलरेडी हम आइसोटोप के टॉपिक में कर चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे आपको बता देती हूँ। और बेटा इस क्वेश्चन के भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट आपने ये बताना है व्हाट आर आइसोटोप्स, इसके बाद आपने इस चीज को एक्सप्लेन करना है हाउ डू यू डिड्यूस द फ्रैक्शनल एटॉमिक masses ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस। रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस से आप किस तरह से फ्रैक्शनल एटॉमिक masses को डिड्यूस कर सकते हैं,
ये भी एक्सप्लेन करना है। अब आपने स्टेटमेंट तो दे दी, लेकिन आपने क्या करना है कि अपने आंसर को एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, लेकिन उनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होंगे, और ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। फिर से सुने, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। वो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। बेटा आपके सामने मैं एक एग्जांपल जो है वो शेयर कर रही हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हैज आइसोटोप्स H1, H2 एंड H3। इन तमाम का एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर तीनों का डिफरेंट है। इसी तरह आप कार्बन की एग्जांपल ले सकते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। आपकी मर्जी है, आप जितनी मर्जी यहाँ पे एग्जाम्पल्स कोड करें, एक या दो एग्जाम्पल्स इनफ होती हैं। The atomic masses of elements are written as average atomic masses. जो एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज हैं आप उन्हें लिख सकते हैं एज एवरेज एटॉमिक मैसेज भी, ठीक है। These depend upon the masses and natural abundance of isotopes, और ये डिपेंड करते हैं आइसोटोप्स के मैसेज और उनकी नेचुरल अबंडेंस पे। ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखी ना कि जो एवरेज एटॉमिक मैसेज हैं ये डिपेंड करते हैं आइसोटोप्स की नेचुरल अबंडेंस और उनके मास पे, तो मैं अपनी इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूंगी 2 एग्जांपल से, ठीक है। ये मैं आपको एक लाइन रह गई, ये पढ़ाने के बाद एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज, और इसके बाद उसने एक अहम बात बता दी कि ज्यादातर एलिमेंट्स के फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज होते हैं। स्टूडेंट्स जो स्टेटमेंट अभी मैंने आपके साथ शेयर की है, अपनी इस स्टेटमेंट को मैं जस्टिफाई करूंगी 2 एग्जांपल्स के साथ, ऐसा मैंने आपको बोला था। तो लें जी, पहली एग्जांपल ये है, पहली एग्जांपल है नियॉन की। ए सैंपल ऑफ नियॉन इज फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नियॉन 20, नियॉन 21 एंड नियॉन 22। अब इन तीनों आइसोटोप्स की जो परसेंटेज है वो ये है 90.92%, 0.26% एंड 8.82%। अब देखें नियॉन 20 पहले लिखा है, तो जो पहली अबंडेंस है 90.92% वो नियॉन 20 की है, नियॉन 21 की है 0.26%। जो नियॉन 22 है उसकी परसेंटेज है 8.82%। देखें एंड पे रिस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है। The average atomic mass of neon is given as, एवरेज एटॉमिक मास हमने फाइंड करना है, तो मैंने कहा था कि एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड करता है आइसोटोप्स के एटॉमिक मैसेज और इनकी नेचुरल अबंडेंस पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नियॉन 20 है हमारे पास, 20 इसका एटॉमिक मास है और इसकी जो अबंडेंस है वो है 90.92%। इन द सेम वे मैंने आपको बताया था नियॉन 21 का, नियॉन 21 नियॉन का एटॉमिक मास है और इसकी अबंडेंस 0.2% है। नियॉन 22 का जो एटॉमिक मास है वो 22 है और इसका अबंडेंस 8.82 है। आपने क्या करना है कि इन एटॉमिक मैसेज को इनकी अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर लेना है तीनों को। जब तीनों के आंसर आ जाएं तो उन तीनों को प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपने इसे 100 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर होगा 20.18 AMU। A stand for atomic, M stand for mass and U stand for unit, atomic mass unit। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास क्लोरीन की। क्लोरीन हैज 2 important naturally occurring isotopes, क्लोरीन 35 and क्लोरीन 37 with relative abundances। अब इसकी जो relative abundances है वो है 75.77% and 24.23% respectively। अब चूंकि यहाँ पेन पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जोन सा आइसोटोप पहले मेंशन है उसके अबंडेंस पे पहले मेंशन होगी। जैसे क्लोरीन 35 है, Cl35, इसकी अबंडेंस होगी 75.77% और क्लोरीन 37 की अबंडेंस होगी 24.23%। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब तक तो आपको इसे सॉल्व करना आ जाना चाहिए। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज गिवन। क्लोरीन 35 एटॉमिक मास है और इसके अबंडेंस है 75.77%। क्लोरीन 37 इसका एटॉमिक मास है और इसके अबंडेंस है 24.23%। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसे प्लस करना है और 100 पे डिवाइड करना है।
तो आंसर आएगा हमारे पास 35.49 एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। हाउ डज ए मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। अगर हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ की बात करते हैं तो हम कहते हैं द रिजल्ट इज रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। तो बेटा ऐसा ही होता है ना कि आप जब भी मास स्पेक्ट्रोमीटर में काम करते हैं तो एंड पे जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं तो आप उन रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उन रिजल्ट्स को सेव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। अब ग्राफ की क्या है कि जो ग्राफ का एक्स एक्सिस है जिसे एब्सिसा कहते हैं, वहां पे आपने मास टू चार्ज वैल्यूज रखनी है और जो वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट जिसे कहते हैं वहां पे आपने रिलेटिव अबंडेंस रखनी है। अब आपने अपने ग्राफ को गौर से देखना है, देन आपको पता चलेगा इसमें नंबर ऑफ पीक जो है वो 1 भी हो सकती है, पीक्स 2 भी हो सकती हैं, पीक्स 3 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे याद रखिए कि द नंबर ऑफ पीक्स गिव द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। कोई एक एलिमेंट है उसने 3 पीक्स शो की तो हम कहेंगे इस एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं, यानी नंबर ऑफ पीक्स हमें बताती हैं कि इसके इतने आइसोटोप्स हो सकते हैं। अगर आप पीक की हाइट की बात करें तो जिस पीक की हाइट जितनी ज्यादा होगी उससे हमें ये पता चलेगा कि इसकी रिलेटिव अबंडेंस उतनी ज्यादा है, यानी वो उतना ज्यादा पाया जाता है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ पीक से आपको रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स का पता चलता है। उससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं पीक की हाइट को देखते हुए कि आपका ये जो आइसोटोप है इसकी अबंडेंस ज्यादा है या कम, ये ज्यादा पाया जाता है या कम पाया जाता है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट का लास्ट पॉइंट है। द पोजीशन ऑफ पीक गिव्स द मास नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो पीक्स की पोजीशन है वो मास नंबर देती है। अभी तक बेटा मैंने जितनी भी बातें आपके साथ शेयर की मैं इस ग्राफ के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये ग्राफ जो मैंने बनाया है इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। बेटा अलोंग दी एक्स एक्सिस मास टू चार्ज वैल्यूज हमने रखनी है, अलोंग वाई एक्सिस हमने अबंडेंस रखनी है। और पीक नंबर ऑफ पीक्स इसमें 3 है, इससे ये पता चला कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। और पीक की हाइट से हमें ये पता चला कि इसकी अबंडेंस इतनी है। अब नियॉन 20 का देखें तो पीक सबसे हाई है, यानी हाइट ऑफ पीक ज्यादा है, तो इसकी जो अबंडेंस है वो है 90.92%। और अगर नियॉन 21 की बात की जाए तो ये तो पीक बहुत छोटी है, नियॉन 22 की बात की जाए तो पीक थोड़ी सी बड़ी है। अब इसके बाद हम लास्ट वाला जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट देखते हैं, सी वाला। व्हाट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग पीक्स इन द मास स्पेक्ट्रम फॉर ब्रोमीन while for iodine only one peak at 127 AMU is indicated। देखें यहाँ पे हमने जस्टिफिकेशन देनी है, उसने स्टेटमेंट दे दी है खुद ही। स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट में उसने किया ये है कि उसने कहा जी ब्रोमीन की स्ट्रॉन्ग पीक्स को आप जस्टिफाई करें, जबकि वाइल फॉर आयोडीन, और उसने आयोडीन की बताई है कि सिर्फ एक पीक है एट 127 AMU। तो बेटा यहाँ पे आपने बताना ये है कि ब्रोमीन हैज 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स विद ऑलमोस्ट इक्वल रिलेटिव अबंडेंस, देयरफॉर इट्स मास स्पेक्ट्रम शोज 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स। जो ब्रोमीन है जब इसका ग्राफ ड्रा किया जाए तो इसकी 2 पीक्स हमें देखने को मिलती हैं और दोनों की हाइट एक दूसरे के बराबर होती है। हम कहेंगे इसकी 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स हैं। स्ट्रॉन्ग पीक्स में बेसिकली जो इनकी अबंडेंस है वो नियरली इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रोमीन का मास स्पेक्ट्रम है वो 2 स्ट्रॉन्ग पीक्स शो करता है। ये रहा आपके पास ब्रोमीन का मास स्पेक्ट्रम। अब हम बात करते हैं आयोडीन की। While iodine has only one naturally occurring isotopes, therefore its spectrum shows only one strong peaks at 127 AMU। बेटा जब आप आयोडीन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो उस पर सिर्फ एक पीक देखने को मिलती है। जैसा कि आपने आइसोटोप वाले टॉपिक में भी पढ़ा कि जो मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स हैं आयोडीन उसमें आती है, तो इसकी सिर्फ एक ही पीक बनती है और उसी की अबंडेंस ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है एक ही पीक है तो अबंडेंस उसकी हाई होगी, मैक्सिमम होगी।
तो हम कहेंगे कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग पीक है एट 127 AMU। ये रहा इसका ग्राफ बेटा। और अगर आप में से किसी को इस क्वेश्चन की या किसी और क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप बेटा पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाए हैं आपको, आप क्या करें, इन क्वेश्चंस को समझे। समझने के बाद आपने इन क्वेश्चंस का एज इट इज ऐसे ही आंसर करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। गुड लक ऑल स्टूडेंट्स।